संघ है तो हिंदुत्व है। मैं जब कहीं से आ रही थी तो बोला हाँ हाँ बहन जी आप बैठिए। मैंने कहा कि भैया आप संघ के हो क्या, संघ से हो? तो बोले कि हाँ आपको कैसे पता चला? तो मैंने कहा नहीं आपने बहन जी बोला ना, क्योंकि यहाँ पे कोई बहन जी बोलता नहीं है। किसी संगठन को 100 वर्ष पूरे करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो विचार जिसको लेकर संघ शुरू हुआ था, सबने खाना खाया। उस टाइम पे पत्तल होती थी, पत्ते वाली, मतलब अध्यक्ष थे वो, और वो उन्होंने सबकी पत्तलें उठाई और ले जाके वो एक जगह जब उन्होंने उसको उठा के रखा तो मुझे लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि मैंने अपनी झूठी पत्तल अपने अध्यक्ष जी से उठवाई। मैं तो दिल्ली की बात करती हूँ, वैसे तो ये पूरे भारत में ही सभी देखते होंगे। जैसे कोई भी आपात स्थिति आई तो वहाँ पर सबसे पहले स्वयं सेवक ही खड़ा मुझे दिखाई देता है। हम तो भाई बैठक में भी जाते हैं तो भाई जितने भी होते हैं संघ के, बोलते नहीं बहनें आगे बैठेंगी। कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि संघ में महिलाओं की जगह नहीं है। नमस्ते, मैं हूं दीपिका मनोहर और आप देख रहे हैं प्रेरणा मीडिया। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेष मेहमान अंजू पांडे जी। विशेष इसलिए क्योंकि ये अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर चुकी हैं और अभी कई वर्षों से सेवा भारती के साथ जुड़कर काम कर रही हैं। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सभी को। प्रेरणा मीडिया के द्वारा संघ जैसा मैंने देखा सीरीज में आज बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा भारती के कार्यों की। बात करेंगे संघ और नारी शक्ति की। अंजू जी, आपसे सबसे पहला सवाल, संघ को आप कैसे देखते हैं? संघ है तो हिंदुत्व है, ऐसा मैंने सुना था। पर मेरी नज़र में संघ है कि जो कभी भी कहीं भी जहाँ भी आवश्यकता होती है वहाँ पे संघ सबसे पहले होता है। तो मैं उसको राष्ट्रहित समाज हित में काम करने वाला एक संगठन समझती हूँ। तो आप संघ से कैसे जुड़ी? मैं संघ से ये तो बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में सुनाती हूँ। संघ में आने का मेरा ऐसा कोई वो नहीं था कि मेरे को संघ में जाना है, ना मेरी फैमिली में कोई संघ में था। मैं एक कट्टर कांग्रेसियों की परिवार से हूँ। मेरे पापा बहुत कट्टर कांग्रेसी थे, इंदिरा गांधी के बड़े वाले फ़ैन जो कहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी गली के बच्चों को इकट्ठा करके अपने घर के पास में ऐसे ही पढ़ाती थी, क्योंकि वो शोर मचाते थे और मम्मियाँ वो छत पे पहले स्वेटर बुनने का ज़माना था तो ऐसे बन के स्वेटर बुनते थे। तो मैंने कहा ठीक है आप सब शोर मचाते हो, मैं आपको पढ़ाऊँगी, मैं आपके मैडम हूँ। तो एक बार कोई कार्यकर्ता वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे क्या करती हो? मैंने कहा ये बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, मैं इनको पढ़ाती हूँ। तो बोले ठीक है आप ना मंदिर में पढ़ाया करो। तो मैंने कहा वो कहाँ पे है? बोले वो यहाँ से थोड़ी सी दूर है। तो मैंने कहा ठीक है, कब आना है? तो उन्होंने बोला कि कल आ जाना दोपहर को। तो हमें तो पढ़ाने का शौक़ था, हम चले गए पढ़ाने के लिए। तो वहाँ गए तो बहुत सारे बच्चे इकट्ठे थे, तो उनको पढ़ाने में बड़ा मज़ा आया कि अरे वाह मैं इन सबकी मैडम बन गई हूँ। तो ऐसे पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी टाइम हो गया और मुझे नहीं पता था कि ये क्या है, बस इतना पता था मंदिर में मैं पढ़ाने जाती हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया। एक बार क्या हुआ कि संघ का पथ संचलन चलता है विजयदशमी के आसपास। तो एक भाई साहब आए और एक दीदी, उन्होंने बोला कि आज सबको वहाँ जाना है और वो एक संचलन मतलब निकलेगा, उसमें सबको फूल बरसाना है। तो मैंने कहा ठीक है, हम भी वहाँ पे उनके साथ साथ चले गए। तो जब वहाँ पे गए तो बहुत टाइम लग गया, मतलब थोड़ा लेट हो गई। उस टाइम पे फ़ोन तो होते नहीं थे, तो लेट हुई। तो मैं घर आई तो पापा बड़ी तेज़ चिल्लाए, कहाँ गई थी इतनी देर से, इतनी लेट क्यों आई? तो मैंने कहा पापा आज हम परेड देखने गए थे। तो पापा को लगा कि परेड कैसे देख सकते हैं इस समय पे, ये झूठ बोल रही है, कहीं गई थी ये। तो कहाँ गई थी, ठीक ठीक बता। तो मैंने कहा नहीं वो परेड देखने ही गए थे, वहाँ पे ऐसे कुछ वो बजा रहे थे और ऐसे ऐसे चल रहे थे। और पापा उन्होंने ना स्कर्ट पहनी हुई थी। तो पापा को लगा कि स्कर्ट, मतलब पापा को एकदम से क्लिक किया। तो बोले कि स्कर्ट पहनी थी? मैंने कहा हाँ उन्होंने ना स्कर्ट पहनी थी छोटी छोटी सी। कह रहे वो तो संघ वाले होते हैं। तो मुझे लगा कि संघ क्या होता है? मैंने कहा पापा संघ क्या होता है? तो पापा ने उस टाइम पे बोला कि संघ है तो हिंदुत्व है। मतलब वो कांग्रेसी तो थे लेकिन उन्होंने मुझे ये बात उस टाइम पे बताई। महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस का समर्थन करने वाले, जैसे कि आपने बताया आपके पिताजी, आपका परिवार संघ से, कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता था, कांग्रेस का समर्थक था, और वो ये बात कर रहे हैं कि संघ है तो हिंदुत्व है। तो मतलब इसका बिल्कुल सीधा सीधा संदेश है कि संघ का उद्देश्य क्या है, लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बस उसको थोड़ा समझने में, उसको अपने में उतारने में
संकोच महसूस कर रहे थे इस वक्त? ऐसा भी कह सकते हैं, उस वक्त और कोई पार्टी तो होती नहीं थी, पर संघ क्या करता है, क्यों करता है, ये सबको मालूम था। तो फिर आपको आपके परिवार ने, आपके पिताजी ने रोका जाने से? नहीं, उन्होंने कभी रोका नहीं मुझे। उन्होंने बोला कि वहाँ पे तुम कैसे गई? तो मैंने कहा वहाँ पे जहाँ मैं मंदिर में पढ़ाने जाती हूँ, वहाँ पे एक अंकल आंटी आए थे और सबको ले गए थे, तो मैं भी साथ में चली गई। तो बोले ठीक है, वहाँ पे क्या क्या होता है? तो मैंने बताया वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं और वो मैं उनको पढ़ाती हूँ और वहाँ पे ये मंत्र सिखाती हूँ, ये करती हूँ। तो मैंने उनको मंत्र बोल के सिखाया, दिखाया, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। तो पापा को लगा, पापा को ये तो पता था संघ क्या करता है, पर इस तरह से संघ का काम अलग है, पर सेवा भारती उसका एक अनुसांगिक संगठन है जो सेवा का काम करता है। मैं एक्चुअली सेवा भारती के उसमें गई थी जी। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रही हो और ऐसे ही करती रहना, पर अपनी छोटी बहन को भी ले जाना कल से। तो मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे मेरी सेवा भारती में शुरुआत हुई। आपके अनुसार स्वयंसेवक की पहचान क्या है? मेरे हिसाब से तो जहाँ पे ज़रूरत होती है किसी भी आपातकाल स्थिति में या कुछ भी, तो वहाँ पे सबसे पहले मेरे को स्वयंसेवक खड़ा दिखाई देता है। मैंने जैसा भी देखा, जब भी कोई काम हुआ या कभी बाढ़ आ रही है, कभी भूकंप आ रहा है, कभी कहीं आग लग रही है, तो वहाँ पे जो सबसे पहले पहुँचने वाला होता है वो मेरे को स्वयंसेवक ही दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ कम वहाँ हम वाली जो वो कहावत है वो बिल्कुल ठीक लागू होती है। तो वो स्वयंसेवक की पहचान है कि वो निस्वार्थ वहाँ पर पहुँच जाता है सेवा के लिए। आप एक शायद बातचीत में एक बात बता रही थी कि एक रिक्शा वाले ने कैसे आप पहचान पाई उन्हें? हाँ, वो एक्चुअली क्या था कि प्रसंग बहुत अच्छा है, जानना चाहिए। मैं जब कहीं से आ रही थी किसी मीटिंग से, तो मैं थोड़ा लेट हो गई। तो मैंने उनको बोला, एक रिक्शे वाले को, मैंने कहा भैया आप उधर चलोगे क्या? मैं जिस एरिया में रहती हूँ तो वो थोड़ा सा ऐसा है कि रात को जाना बड़ा मुश्किल होता है, तो यमुना पार का एरिया तो वैसे भी। तो मैंने बोला कि, तो बोला हाँ हाँ बहन जी आप बैठिए। तो मैं बैठ गई। फिर मैंने ऐसे ही पूछा उससे, मैंने कहा कि भैया आप संघ के हो क्या, संघ से हो? तो बोले कि हाँ, आपको कैसे पता चला? तो मैंने कहा नहीं, आपने बहन जी बोला ना, क्योंकि यहाँ पे कोई बहन जी बोलता नहीं है, ज़्यादातर लोग मैडम बोलते हैं या फिर जी हाँ चलेंगे, कहाँ चलना है, तो इस तरह से बात करते हैं। दिल्ली की लैंग्वेज तो थोड़ी ऐसी है ना, खड़ी बोली होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैडम तो बोलते जब हैं। उन्होंने बोला बहन जी, तो मुझे लगा मतलब ये संघ की पहचान है कि आप 10 लोगों में भी अगर खड़े हैं तो पता लग जाता है। मतलब नारी के प्रति सम्मान, अपने जो सम्मान। संस्कार है, वो एक पहचान, बिल्कुल। एक गुण जो विकसित हो जाते हैं स्वयंसेवक के, जी, वो नजर आ जाते हैं। वो कहीं ना कहीं नज़र आते हैं आपके चरित्र से। बिल्कुल सही जी। बात है। मतलब चरित्र निर्माण का काम, जैसा कि बिल्कुल। सर संघ चालक जी भी कहते हैं कि चरित्र निर्माण का काम है हमारा संघ का। हाँ, ये तो बिल्कुल दिखाई देता सही है। बात। जी। मैं ये समझती हूँ और ये सोचती हूँ कि आप सेवा भारती से जुड़ी, और जैसा कि आप बता रही हैं कि बहुत ही यंग होंगी आप, लाइक मेरी समस्या आप 12th 11th ऐसा कुछ कर रही होंगी जब आप सेवा भारती से जुड़ी? नहीं, मैं उस टाइम पे मैंने 8th क्लास पास की थी, मैं 9th में आई थी। और मैं उस टाइम पे गर्मी की छुट्टियां थी, तो वही पढ़ाने का काम, तो उस तरह से मैं सेवा भारती में आई उस उम्र में। और धीरे धीरे जब मेरा पेपर होता था या कुछ, तो मैं छोड़ देती थी बीच में कि मैं अभी नहीं पढ़ाऊँगी। लेकिन जैसे ही मेरे पेपर ख़त्म होते थे या कुछ, तो फिर मैं तुरंत फिर आ जाती थी। तो ये सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा। पढ़ाई ख़त्म हुई, मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो उसमें टाइम नहीं मिलता था। फिर मैंने ITI की, फिर मैंने फैशन डिजाइनिंग किया। तो मुझे सबने फिर से बुलाना शुरू किया कि भाई आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो आजकल। सेवा भारती और संघ का एक अच्छा नियम है कि आपको कभी वो छोड़ते नहीं हैं, मतलब कभी ना कहीं से वो आपको फ़ोन करेंगे, आपसे मिलने आएंगे, बातचीत करेंगे। तो कुछ कार्यकर्ता मेरे से मिलने आए, तो मैंने कहा कि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा सिर्फ सैटरडे संडे फ्री होता है, छुट्टी होती थी। तो उन्होंने बोला ठीक है आप सैटरडे संडे आ जाया करो। तो मैं सैटरडे संडे के लिए जाती थी, तो जो मैं वहाँ सीखती थी मैं उनको वहाँ पे जाके सिखाती थी। तो ऐसे करते धीरे धीरे फिर सारा वही चलता रहा। सेवा भारती में जुड़ गए तो फिर कभी हुआ ही नहीं कि कुछ और करना है, तो जो सीखे वो सिखाना, जो सीखना वो। फैशन डिजाइनिंग के केंद्र हमने खोलिए, पहले हमारे पास सिलाई के केंद्र होते थे, तो अभी हमारे यहाँ पे एडवांस भी चल रहा है सेवा भारती में। तो ऐसी मेरा सेवा भारती में जो भी आपने पढ़ाई की, जो भी सीखा जी, वो आप अब उन बस्तियों, उन वंचितों तक पहुंचा रही हैं जो उनको ज़रूरत है। जी बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छा काम है। बट ये बताइए, आप सेवा भारती की में आई और सेवा भारती की ही होकर रह गई जी, मतलब अपना जीवन ही समर्पित कर दिया सेवा को, समाज को। ये संकल्प, ये
कैसे आपके मन में आया? पहले तो मैंने जब फैशन डिज़ाइनिंग की तो कुछ दिन मैंने एक जॉब किया फैशन डिज़ाइनिंग सिखाने का खादी में, केवीआईसी में जो ट्रेनिंग सेंटर है। तो उसके बाद क्या हुआ कि पर सेवा भारती में तो पहले से जुड़ी हुई थी। तो एक दिन ऐसी बातचीत चली, कई लोगों ने बोला कि आगे क्या करना है, क्या करना है। तो मैंने कहा कुछ नहीं है, सैटरडे संडे फ्री होती हूँ, आ जाती हूँ। तो बोले कि इसके आगे कुछ और नहीं सोचा। मैंने कहा हाँ, मैंने सोचा तो है, पर मैं फैशन डिजाइनिंग को यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे करना चाहती हूँ सेवा भारती के थ्रू। तो बोले ठीक है, आइए, फिर आपका स्वागत है। तो फिर मैंने मास कॉम किया। तो यहाँ पे क्या होता था कि कुछ कंटेंट राइटिंग करनी है या कुछ करनी है, अपना एक सेवा गाथा भी चलता है सेवा विभाग जी, का। जी। तो उसमें वीडियो बनाना, वॉइस ओवर करना, ये सारे काम मैं उसमें करने लगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरा जॉब कम हो गया, सेवा भारती में समय ज़्यादा देने लगी मैं। को तो फिर ये लगा कि एक ही जगह दिया जाए, तो आपने कुछ नहीं करना है तो आप पूरी तरह से इसमें ही लग जाओ। तो फिर मैंने अपना सारा काम उधर छोड़ा, जॉब छोड़ी, और मैं आके सेवा भारती में फुल टाइम काम करने लगी। तो मुझे भी अच्छा लगता है, और बाकी संगठन है अपनी देखभाल जी, करने मैं के इसलिए लिए। भी समझना चाहती हूँ, जैसे कि आज का समय है, आई थिंक जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे उस वक्त भी, जब इस दौड़ में है युवा हमारे, कि हमने कोई भी ऐसा कोर्स कर लेना है जिसके बाद अर्निंग अच्छी शुरू हो जाए। आप उस दौर में समाज सेवा के लिए जो भी आपने सीखा समाज को देते गए। तो ऐसा क्या आपको लगा सेवा भारती में कि हमें जो भी सीखना है, जबकि दिल्ली जैसे क्षेत्र में रहते हुए जहाँ ये भागम भाग ज़्यादा है, नौकरी की, पैसों की, दिखावा की, शो करने जी, की, बिल्कुल। उस दौर में आप सेवा भारती को ही समर्पित हो गए। ये मतलब ऐसा क्या आपको लगा सेवा भारती में एक्चुअली या क्या था संघ में? कि देखो, एक उम्र ऐसी होती है कि आपको लगता है कि हमें बिल्कुल अलग दिखना है, हमें ऐसा करना है। तो वो सीखते टाइम ऐसा था कि मेरे को जॉब करनी है, मेरे को अपना बिजनेस करना है, कुछ अपना मतलब बड़ा करना है। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब आप किसी जगह पे काम करने लगते हो, आपको वहाँ का माहौल समझ में आने लगता है, तो आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो। ऐसा लगा कि बस अब पूरे जीवन में हमें क्यों भागम भाग करनी है। अच्छा, पैसे कमाने हैं तो किसके लिए कमाने हैं, क्यों कमाने इतने पैसे, पैसे हमें क्या खुशी देंगे। तो जो काम करने के बाद आत्मसंतुष्टि मिलती है सेवा भारती में, वो मुझे वो जॉब करके नहीं मिलती थी। तो अपनी वैसे तो कहते हैं कि सेवा निस्वार्थ होती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ भी होता है। चाहे वो आत्मसंतुष्टि का हो, चाहे वो लगे कि ठीक है मेरे को यहाँ पे जाके लोगों से मिलना अच्छा लग रहा है, कुछ भी समझ लें। लेकिन मुझे वो अच्छा लगने लगा। धीरे 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 क्या हुआ कि मैं पूरी तरह से इसमें समर्पित हो गई। बहुत सारे जॉब ऑफर आए। एमए बीएड किया हुआ था, तो स्कूलों से भी पढ़ाई के लिए, ऐसे कि पढ़ाने के लिए आप हमारे स्कूल में आ जाओ, तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन थे। और एक सिंघानिया यूनिवर्सिटी ने मेरे को ऑफ़र किया खुद से कि भाई आप हमारे यहाँ पे जॉब के लिए आओ और पूरा वोकेशनल आप डिपार्टमेंट संभालो, आपका सब कुछ। पर मुझे लगा कि मुझे क्यों करना है ये सब, मैं किस काम के लिए बनी हूँ, मुझे किस काम को करने में अच्छा लग रहा है, तो मुझे वही करना चाहिए। तो मेरे घर में कभी किसी ने कुछ बोला नहीं, सबने सपोर्ट किया। अपनत्व और आत्मसंतुष्टि, बिल्कुल, मुझे लगता है ये दो वर्ड्स ये दो काफी है, वर्ड्स अगर काफ़ी हम हैं। इन्हीं को खोजते हैं। जी, अपनत्व और आत्मसंतुष्टि अगर ये मिल जाए, और वो दोनों चीजें आपको सेवा भारती सेवा में। भारती में मिली। संघ के 100 वर्ष हो रहे हैं पूरे, हुँ। इन 100 वर्षों को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? किसी संगठन को 100 वर्ष पूरे करना बहुत बड़ी बात है, और आपने जिस विचारधारा से उस संघ को शुरू किया, उसी से अभी तक वो निरंतर चल रहा है, उसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आया। मतलब व्यक्ति बदलते रहते हैं, नो डाउट, तो व्यक्ति बदल रहा है, लेकिन परिवर्तन भी ज़रूरी है कि आप निक्कर से पैंट पे आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं वो विचार जिसको लेकर संघ शुरू हुआ था, वो अभी तक जीवित है। शायद इसी वजह से चल रहा है संघ इतने दिनों से, और अपने 100 वर्ष पूरे किए, और निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। और अच्छी बात है कि आगे और अच्छे चरित्र निर्माण होंगे। तो एक समाज हित में काम करने वाला संगठन, राष्ट्र हित में काम करने वाला संगठन अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है, तो उसके लिए ये तो बहुत बड़ी बात है। उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। पर अभी मैंने देखा है कि संघ, लोग कहते हैं 100 वर्ष में लोग बूढ़े हो जाते हैं, पर संघ और जवान हो रहा है। तो अभी जो दिखाई दे रहा है संघ अभी तक की सबसे अच्छी स्थिति में है वो। तो बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, काम करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है संघ इससे। संघ जैन जी के लिए क्या कर रहा है? संघ संघ या सेवा भारती जैन जी को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है वो? क्योंकि भविष्य है हमारे देश का।
और जैसा कि संघ दावा करता है या सेवा भारती उसका ही एक अनुसांगिक संगठन है, तो ऐसा क्या है कि वो जैन जी को प्रभावित करने के लिए या जैन जी में वो संस्कार पोषित करने के लिए कुछ नए कार्यक्रम या क्या ऐसा कुछ कर रहा है जिससे जैन जी को हम अपने जो गौरवपूर्ण भविष्य तैयार करना चाहते हैं उसमें उनका योगदान आ सके? देखो, चरित्र निर्माण का काम तो संघ का है ही, तो सभी जानते ही हैं। और इसके अलावा जितने भी काम हैं सबके लिए कोई ना कोई एक अनुषांगिक संगठन है। और ऐसे महिलाओं का जैसे राष्ट्रीय सेविका समिति है, तो जिस तरह से संघ काम करता है उसी तरह से सेविका समिति भी काम करती है। पर कुछ बस्ती में जो काम हो रहे हैं उनके लिए सेवा भारती बनी, मजदूरों के बीच में काम करना है तो भारतीय मजदूर संघ बना। तो इस तरह के बहुत सारे अनुषांगिक संगठन हैं जो तरह तरह के काम करते हैं। तो संघ की एक लाइन है कि संघ तो कुछ करेगा नहीं पर स्वयंसेवक कुछ छोड़ेगा नहीं। तो युवा वर्ग भी इसमें आ रहा है और महिलाएं भी खूब अच्छे से काम कर रही हैं। सेवा भारती उनके बीच में ही काम कर रही है सेवा ताकि भारती वो उन्हीं के लिए काम करती है, आत्मनिर्भर बन सके और बिल्कुल। अपने स्वयं को पहचान सके। हाँ, सेवा भारती का बेसिक काम क्या है कि जो स्लम एरिया है, जैसे वंचित, पीड़ित, उपेक्षित बोलते हैं लोग, लेकिन अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि वो भी अपना ही परिवार का हिस्सा हैं, तो उनके लिए वो काम करती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके उत्थान के लिए काम करना, उनको कुछ सपोर्ट करना तो है ही, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो सिर्फ सपोर्ट पे ही जीवित रहें। उनको स्वाभिमानी बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वो आज जो सेवित हैं वो कल जाके सेवक बने। तो ये सेवा भारती का उद्देश्य है। सेवा भारती में कार्य करने के दौरान कई वर्षों से, जैसे कि आपने बताया, करीब आप 27 वर्षों से सेवारत हैं इसमें तो आपको कोई ऐसा संस्मरण याद हो, कोई ऐसी घटना जो आपकी दिल की गहराइयों को छू गई हो? जब मैं सेवा भारती में आई थी तो उसके कुछ सालों के बाद ही, मतलब 1-2 साल के बाद, एक कोई कार्यक्रम था। तो उसमें क्या हुआ कि सबने खाना खाया। उस टाइम पे पत्तल होती थी, पत्ते वाली। तो सबने खाना खाया और एक जगह इकट्ठा कर दिया, क्योंकि हमें ये नहीं समझ में आ रहा था इसको कहाँ फेंकना है। तो हमारी सेवा भारती में जो उस समय एक विभाग के अध्यक्ष थे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने क्या किया कि मतलब अध्यक्ष थे वो, और वो उन्होंने सबकी पत्तलें उठाई और ले जाके वो एक जगह, तो मैं देख रही थी कि सबने तो रख दी, मैंने भी रख दी थी। मुझे लगा सबने यहाँ रखी है तो मुझे भी रखनी है, मैंने भी रख दी। जब उन्होंने उसको उठा के रखा तो मुझे लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि मैंने अपनी जूठी पत्तल अपने अध्यक्ष जी से उठवाई। तो मैंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि कहाँ रखनी है। और अरे कोई बात नहीं बेटा, ये हाँ आपको नहीं पता था ना, कोई बात नहीं, तो ये तो अपना ही काम है। ऐसे क्या हुआ कि एक बार कोई कार्यक्रम था, तो एक मंदिर में, हम लोगों के ज़्यादा कार्यक्रम अक्सर होते हैं, तो उस मंदिर में सबको आना था। उससे कुछ टाइम पहले भी व्यवस्था के लिए हम पहुंच गए। तो जब पहुंचे तो वहाँ पे एक कोई वॉशरूम साफ़ कर रहा था। तो मैंने देखा, मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह सफाई हो रही है, इधर मैं अपना ठीक कर लेती हूँ सारा मंच वगैरह। तो जब मैंने वॉशरूम साफ़ करके जो आए, उन्होंने ऐसे, अरे मैंने कहा आप, मतलब वो हमारे कोषाध्यक्ष थे और वो उस तरह से, तो मैंने कहा आपने क्यों किया, आप मुझे बता देते। अरे क्या हुआ, अपने घर पे भी तो करते हैं, हम अपना काम ही तो कर रहे हैं, हम तो स्वयं सेवक है ना। तो अपना काम खुद करना, ये मैंने उनसे सीखा है। काम कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं, जो जिसको व्यवस्था मिल गई वो उसको लगा रहेगा, उसको करेगा ही समाज करेगा। से इतना अपनत्व है। आद्य सर संघचालक डॉक्टर हेडगेवार जी का कि कोई भी ऐसी बात जो आपके मन में गहराई तक उतर गई हो, जो आपको याद आती हो, जो आपको सेवा कार्यों में मदद करती हो? उनसे मैं मिली तो नहीं, लेकिन उनके जो विचार हैं, जो उनको मैंने जितना पढ़ा, जितना जाना, तो मुझे क्या लगता है कि जो उन्होंने उस समय सोचा था कि किसी व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना, एक ध्वज को गुरु मान के, और 5 लोगों से शुरू किया गया एक संगठन जो आज इतना बड़ा हो गया, मुझे लगता है कि इससे बड़ा विचार मुझे नहीं दिखाई दिया आज तक कहीं और। तो वो ध्वज को गुरु मानने का मतलब ये था कि व्यक्ति में अहंकार आ सकता है, व्यक्ति के अंदर कुछ भी कुरीतियाँ हो सकती हैं, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्वज को गुरु मान के उसको अपना सब कुछ बनाना और उसी के सामने ध्वज प्रणाम, और वही, तो ये सबने उसको माना ना उस विचार को। तो मेरे को लगता है कि वो उनकी जो एक बात, उनकी जो दूरदृष्टि, वो मुझे बहुत प्रभावित करती है। संघ दावा करता है कि कोई भी आपात स्थिति हो, राष्ट्र पर कोई भी आपदा आए, संघ का स्वयंसेवक सबसे पहले खड़ा दिखाई देता है। ये कैसे संभव हो पाता है?
ये मैंने तो देखा है। क्योंकि क्या होता है कि दिल्ली में अक्सर बाढ़ आती है। मैं तो दिल्ली की बात करती हूँ, वैसे तो ये पूरे भारत में ही सभी देखते होंगे। जैसे कोई भी आपात स्थिति आई, तो वहाँ पर सबसे पहले स्वयं सेवक ही खड़ा मुझे दिखाई देता है। ये मैंने पहले भी बताया, क्योंकि अभी कोविड था, सब लोग डर के मारे अपने घरों में क्वारंटीन थे और बहुत सारे लोग डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन जितने भी स्वयं सेवक थे वो सब फील्ड में थे और वहाँ पे उनको ये डर नहीं था कि हमें क्या होगा। ऐसा नहीं है कि उनको कोविड नहीं हुआ या कोई बहुत से लोग चले भी गए, लेकिन काम नहीं छोड़ा लेकिन किसी ने। तो कहीं ना कहीं उनको ये तो है कि भाई ये समाज हमारा है और समाज के लिए वो समर्पित हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो जहाँ पे ज़रूरत होती है वो सबसे पहले वही पहुँचते हैं। ये स्वयं की प्रेरणा तो होती है, क्योंकि हम भारतीयों के अंदर सब जीव जो भी होता है, चाहे कोई भी हो, उसके अंदर ये मानवता और ये रक्त में है कि सेवा करनी है। तो इसी तरह से उनको खुद से तो प्रेरणा रहती है, लेकिन संघ उसको चरित्र निर्माण के माध्यम से, अपने बौद्धिक के माध्यम से उनको जगाता भी है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो संघ का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि सारा समाज अपना है और इसके लिए वो काम करता ही करता है। तो स्व प्रेरणा भी उससे उसको जगाती है। जैसा कि मैं देखती हूँ और जैसा कि लोग बताते हैं, संघ के स्वयंसेवकों को कोई वेतन तो मिलता नहीं है, ना कोई प्रोत्साहन मिलता है कि आप समय से पहुंच गए और आपने बहुत अच्छा काम किया, कोई वाहवाही मिलेगी, कोई सम्मान मिलेगा, कहीं जगह सम्मानित किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो दिन रात सेवा में जुटी रहने की ऐसी प्रेरणा आती कहाँ से? मेरे को तो लगता है कि ये भी एक तरह से भगवान ने हमें जो मानव रूप दिया है, शायद ये उनके अंदर अपनत्व तो है लोगों के प्रति। क्योंकि एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, न दीप जले न पुष्प चढ़े, और कितने लोग इसको करते करते किसी भी काम को चले गए, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे बहुत सारे अपने प्रचारक हैं, बहुत सारे स्वयंसेवक होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा मिलती है। कुछ तो अपना स्व प्रेरणा से होता है, और कुछ वो जब कहते हैं कि समाज के साथ बैठते हैं, उनको देखते हैं, उनके दुख को महसूस करते हैं जो, तो जहाँ पे अपना तो आता था इस तरह का और उनके कष्ट को महसूस करना, तो वो मेरे को लगता है सबसे बड़ी प्रेरणा उनको वहीं से मिलती है। क्योंकि किसी के आंसू देखकर अगर मेरे आंसू नहीं निकले तो इसका मतलब फिर मैं सेवा नहीं कर रही, मैं दिखावा कर रही हूँ। और ये स्वयं सेवक के अंदर या अपने सभी प्राणी के अंदर है। बस वो है कि वो कुछ उसको समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते। तो जो संघ के लोग हैं शायद उसी चीज़ को लेकर आगे काम करते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे विचार हैं। संघ पर अक्सर आरोप लगते हैं कि संघ में महिलाएं नहीं है, महिलाओं को स्थान नहीं है। ये सेवा भारती में महिलाएं हैं, कितने प्रतिशत महिलाएं हैं और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? संघ में महिलाएं नहीं है, वो पुरुषों का संगठन बनाया गया था उस टाइम पे, क्योंकि महिलाएं घर पे रहती थी, ज़्यादा नहीं निकलती होंगी, मे भी ऐसा होगा। और 1925 की बात करें, आज से 100 साल पहले, तो हो सकता है जो कैसे इसको देखते हैं मुझे नहीं मालूम, पर मैं खुद भी संघ की शाखा में जाती हूँ। एक बार अभी किसी ने बोला कि मुझे ना संघ की प्रार्थना करनी है, तो हमारे प्रांत कारवा जी ने बोला ठीक है आप करवाइए। बोले नहीं, मुझे ना देख के करनी है। उन्होंने कहा ठीक है आप मोबाइल पे देख के करवाइए, और उन्होंने मोबाइल पे देख के संघ की प्रार्थना खुद करवाई एक दीदी ने। तो ऐसा तो मैंने नहीं देखा कि संघ में महिलाओं के लिए जगह नहीं है। सेवा भारती महिलाओं का ही संगठन, मतलब पुरुष भाई भी हैं अपने, पर महिलाएं ही उसमें ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। भाई पीछे से सपोर्ट करते हैं, कभी ये नहीं बोलते कि ये काम पुरुषों का, ये महिलाओं का है। तो हमारे यहाँ तो जो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारी राष्ट्रीय सेवा भारती की, वो भी महिला हैं, 2 विभाग मंत्री भी हमारी महिला हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि महिलाओं के लिए संघ में स्थान नहीं है। सेविका समिति जैसे संघ है भाइयों का, वैसी सेविका समिति बहनों के लिए बनी है। पर सेवा भारती में तो बराबर रेशो है। ऐसा है ही नहीं कि भाई इसमें महिलाएं नहीं है या महिलाएं काम नहीं करती हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर काम महिलाओं के चलते हैं और उसको देखने वाली भी महिलाएं हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा। मैं खुद भी जाती हूँ संघ की शाखा में, तो खुद भी वो प्रार्थना करती हूँ। तो ये जो कहते संघ को जो नहीं जानता वही बोल सकता है, तो इसलिए जानो मत, मतलब किसी और की मत मानो, खुद जानो। तो जानने के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो जब जाओगे तभी आप जानोगे। तो इसलिए बहुत सारे विमर्श स्थापित किए जाते हैं, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। विमर्श तो ये भी स्थापित किया जाता है, राम राम जपना पराया माल अपना। तो क्या राम राम को जपने वाले ऐसे होते हैं जिसने पूरे समाज को अपना समझा, आप उसके लिए ऐसी बातें कैसे कर सकते हो?
तो ये लोगों के मन में नैरेटिव सेट किया गया है, औरत औरत की दुश्मन है, ये भी नैरेटिव सेट किया गया है। पर मैं तो नहीं मानती कि एक लेडी जो होती है वो वॉशरूम में जाती है तो दो लोगों को लेके जाती है। तो महिला महिला की सखी हो सकती है ना, दुश्मन कैसे हो सकती है? राम राम जपने वाले, राम राम जपना सारा समाज अपना, हम ऐसा क्यों नहीं बोलते? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो नैरेटिव पहले से सेट किए गए हैं उन सबको तोड़ने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि अपने जो विचार हैं वो लोगों को पहुंचाने हैं लोगों तक, तो उसके लिए हमें खुद आगे आना पड़ेगा, महिलाओं को खुद आके बोलना पड़ेगा कि हम क्या काम करते हैं। तो सेवा भारती में और संघ के जितने भी अनुषांगिक संगठन है उस सब में महिलाएं अच्छे से काम कर रही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मुझे लगता है जैसे कहा जाता रहा है और बड़े बड़े विद्यार्थियों ने कहा है कि 21वीं सदी नारी सदी है। बिल्कुल। तो वो दिख रहा है सामने से कि नारी सदी है और नारियां आगे निकल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हम तो भाई बैठक में भी जाते हैं तो भाई जितने भी होते हैं संघ के बोलते हैं नहीं बहनें आगे बैठेंगी, आप इधर बैठ, मतलब कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि संघ में महिलाओं की जगह नहीं है। ये उन लोगों को कड़ा जवाब है जो सवाल उठाते हैं कि संघ में नारियां नहीं है। सेवा भारती में इतने सालों से आप काम कर रही हैं, ऐसा कुछ संस्मरण याद आ रहा हो कि कोरोना के दौरान या उससे आगे पीछे जो तस्वीरें, जो लगा हो कि संघ सबसे पहले पहुंचा और उनकी पीड़ा को समझा? बहुत सारे संस्मरण हैं। कोविड के टाइम पे तो मतलब वो एक ऐसा टाइम था जिसमें सबसे ज़्यादा लोग डरे हैं। कुछ तो था, कुछ लोगों ने डराया उनको, कुछ मीडिया के थ्रू डराया गया। पर जब जहाँ ज़रूरत पड़ी स्वयंसेवक मौजूद थे और सेवा भारती के कार्यकर्ता भी पीछे नहीं रहे, क्योंकि उसमें भी ज़्यादातर स्वयंसेवक हैं। मैं खुद एक भी दिन घर पे नहीं बैठी, मतलब सुबह से लेकर शाम तक हम फील्ड में होते थे। हमने हेल्पलाइन चलाई थी, संघ के थ्रू ही चली थी वो। तो जैसे हमारे पास कॉल आती थी तो अभी एक बार क्या हुआ कि हम लोग जीबी रोड जो रेड लाइट एरिया है वहाँ पे हम लोग गए। हमें कॉल आया कि हमारे पास तो राशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम क्या खाएं। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपके पास राशन पहुँचाते हैं। हमें बताया कि भाई ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट आई है। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो उनकी लाइन लगवाई हमने राशन देने के लिए। वो सामाजिक दूरी भी तय करनी थी, यहाँ नहीं, यहाँ ऐसे ऐसे खड़े करना है। तो एक ने बताया, एक भाई साहब ने बोला कि बहन जी आप ऐसे लाइन से खड़े हो जाओ। तो वो लेडी ऐसे मुंह बांध के आई थी, वो पर रोने लगी। मैं भी उस टाइम पे थी। मैंने कहा कि आपको क्या हुआ? अभी हम आपको भी अब दे रहे हैं, आप चिंता मत करो, बस लाइन। नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही, मतलब आज मुझे पहली बार किसी ने बहन जी बोला है। तो वो मतलब वो बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि ये कितना बड़ा इनके लिए वो है कि कोई इनको बहन जी नहीं बोलता। ऐसे ही हमें किन्नर समाज से फ़ोन आया तो हम उनके पास लेके पहुँचे। तो ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं। मतलब अगर मैं बताती हूँ, यमुना खादर गए हम लोग, जो शरणार्थी हैं वहाँ पे बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी थी, तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो उनके लिए हमने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनवाए, उनके लिए सारा सामान लेके हम वहाँ पे गए। तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि हमारी देखभाल करने के लिए कोई इतना भी सोच रहा है। उनके लिए डॉक्टर लेके गए, क्योंकि परिवार की तरह परिवार, क्योंकि हॉस्पिटल तो सारे बंद थे, मतलब उसमें सिर्फ कोविड पेशेंट ले रहे थे वो लोग। जी बिल्कुल। अब वो सारी बेचारी प्रेग्नेंट लेडी, तो उनको चेकअप की ज़रूरत थी। तो हम डॉक्टर को स्पेशली उनके कैंप में लेके गए, शरणार्थियों के, जैसे वजीराबाद में है या मजनू का टीला। तो उनको लगा कि हमारी देखभाल करने के लिए कोई अपना परिवार का है, तो रूटीन में जाते थे वो डॉक्टर। तो इस तरह से बहुत सारे संस्मरण हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो कहाँ तक सुनाऊंगी मैं। लेकिन ऐसा मैंने जो देखा कि सबसे पहले वहाँ पे स्वयंसेवक ही था। दिल्ली में या बाकी क्षेत्र में अभी सेवा भारती के कौन कौन से कार्य चल रहे हैं और क्या उद्देश्य है? देखो, दिल्ली में ही नहीं, सेवा भारती पूरे भारत में काम करती है। और 1.5 लाख से ज़्यादा सेवा भारती के काम पूरे भारत में चलते हैं। और कहीं सेवा भारती, कहीं किसी और नाम से भी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं। पर सेवा का काम जो चलता है सेवा भारती का, उसका एक मूल उद्देश्य है कि जो आज सेवित है वो कल सेवक बने। तो हम जो भी बेनिफिशरी होते हैं वो हमारे साथ खड़ा होके कल वो मुख्य धारा से जुड़े, ये हमारा उद्देश्य है। और रही बात जो बस्ती में लोग रहते हैं, उनको लोग बोलते हैं उपेक्षित है, वंचित है, पर हम उनको मानते हैं कि वो हमारा समाज का हिस्सा हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। तो सेवा भारती 4 आयामों में काम करती है: शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक। तो जो शिक्षा का काम है उसमें क्या होता है कि जो बच्चा स्कूल नहीं जाता, बालवाड़ी में आता है वो, उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो फिर बाल संस्कार उसके लिए शुरू हो जाता है। फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसके लिए बहुत सारे रीडिंग रूम्स हैं
या फिर अपना एक स्कूल चलता है सेवाधाम विद्या मंदिर, तो मंडोली में है वो। वहाँ पे 6 से 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं। तो वो बच्चे ऐसी ऐसी जगह से आते हैं जिन्होंने अपनी शक्ल के अलावा दूसरी शक्लें नहीं देखी थी। तो ऐसे जगह से वो बच्चे आते हैं हमारे पास। तो उनको भाषा भी नहीं आती किसी, कोई ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, अपनी मदर टंग आती है। पर जब वो यहाँ आते हैं, एक साथ रहते हैं, तो सबकी भाषा भी सीख जाते हैं। नहीं भी सीखते तो भी मतलब मैनेज करते हैं और एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से रहते हैं। कभी आप उस स्कूल में जाके देखोगे तो उनके अंदर इतने संस्कार होते हैं कि जैसे कोई आएगा तो उसका वेलकम कैसे करना है, वेलकम इतना अच्छा करते हैं वो बच्चे। तो इस तरह से उनको हम लोग मतलब संस्कार भी देते हैं। तो ऐसे ही अपने बहुत सारे और भी प्रकल्प चलते हैं। जैसे महिलाएं हैं जो बस्ती की, उनके लिए सिलाई कढ़ाई और कंप्यूटर मेहंदी इस तरह के कोर्स उनके लिए चलते हैं। अभी एडवांस में फैशन डिजाइनिंग शुरू किया हम लोगों ने, तो उसमें महिलाओं के लिए वो हो गया। तीसरा आयाम है स्वास्थ्य, जिसमें अपना जो अपनी मोबाइल मेडिकल वैन होती है वो बस्ती में जाती है और हर बस्ती में, जैसे आज इस बस्ती में गई कल उस बस्ती में गई, वहाँ पे उनको दवाई दी और उसके बाद उसमें एक डॉक्टर और एक कंपाउंडर होता है, वो उसके बाद वो वापस आ जाती है। इसके अलावा जो सामाजिक, उसमें हमारे एक डायलिसिस यूनिट भी चलते हैं, दो डायलिसिस यूनिट हैं जो सबसे कम रेट पे पूरी दिल्ली में वहाँ पे डायलिसिस होती है। हाँ, और इसके अलावा हम ना जो जीवी रोड में रेड लाइट एरिया में महिलाएं हैं उनके लिए एक प्रकल्प चलता है डिस्पेंसरी, जो उनके लिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो वीकली उनके लिए डॉक्टर जाती है और वो डॉक्टर मतलब बहुत बड़ी डॉक्टर है, तो एक गायनी प्लस और भी कोई डॉक्टर कोई ना कोई जाता रहता है। तो उनके लिए वो चलता है वो डिस्पेंसरी, और उनके लिए सिलाई और उनके बच्चों के लिए बालवाड़ी। ऐसे ही उन्हीं के जो इस तरह के बच्चे हैं मान लो, तो उनके लिए हमारी अभी 2 छात्रावास शुरू हुए बेटियों के, और प्लस 7 छात्रावास हमारे पूरी दिल्ली में चल रहे हैं। तो ये तो बहुत सारे काम सेवा भारती करती है। इसके अलावा सामाजिक आयाम में जो किशोरी विकास है, जो टीनेजर गर्ल्स हैं वो कहीं भटक ना जाए, तो उनके लिए हम लोग किशोरी विकास चलाते हैं, वीकली चलता है वो भी। और किशोरी विकास में क्या होता है? किशोरी विकास में क्या होता है कि जो टीनेजर गर्ल्स हैं वो, उनको हम वीकली वंस अ वीक इकट्ठा करते हैं, हफ्ते में मतलब 2 घंटे के लिए। उनके साथ कोई एक टीचर बैठती है, उनके साथ चर्चा करती है, बातचीत करती है, उनसे कहानियाँ शेयर करती है, उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक 4 विषय पे उनके लिए हम काम करते हैं। तो पहले उनको कुछ खेल खिलाना, फिर उनके साथ कोई चर्चा करना, मतलब उनका समग्र विकास हो और वो समर्थ बने, ये हमारा उद्देश्य है। तो ऐसे पूरी दिल्ली में 100 से ज़्यादा केंद्र चल रहे हैं किशोरी विकास के, और वो सारे बस्ती में चल रहे हैं। इसके अलावा बस्ती में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनको भजन मंडली उनकी बनाई हुई है, तो 150 से ज़्यादा भजन मंडलियाँ हैं हमारे पास, और एक भजन मंडली में 10 बहनें होती हैं। तो उनका हम लोग साल में एक बार कंपटीशन करवाते हैं, पहले जिला स्तर पे, फिर विभाग स्तर पे, फिर प्रांत स्तर पे, फिर उसमें कोई फर्स्ट सेकंड आते हैं, उसके जजेस बुलाए जाते हैं, मतलब प्रॉपर एक अच्छा सा वो प्रतियोगिता होती है। तो बड़ी खुश होती है वो महिलाएं। तो इस तरह से बहुत सारे अपना एक मातृ छाया प्रकल्प चलता है। वो बच्चे जो कोई त्याग देता है, कभी वो हॉस्पिटल में मिलते हैं, कभी हमें कूड़े के ढेर में मिलते हैं, कभी थाने से फ़ोन आ जाता है, मतलब कुछ हमारे यहाँ पे पालने भी हैं, पालने में भी लोग डाल जाते हैं और वो बैल बजा देते हैं। तो वो मातृ छाया मतलब आम भाषा में वो अनाथ आश्रम है, लेकिन हम उसे मातृ छाया बोलते हैं। तो वहाँ से वो उन बच्चों को अडॉप्ट भी कर सकते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तो वो एडॉप्शन सेंटर भी है हमारा। तो ऐसे बहुत सारे काम सेवा भारती और भी करती है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा, हमने अभी लड़कियों के लिए ड्राइविंग स्कूल शुरू किया है, तो वहाँ पे वो ड्राइविंग सीखती हैं, प्लस उनको वहाँ से जॉब भी मिल जाती है। तो बहुत सारे ऐसे काम सेवा भारती के चल रहे हैं। तो नारियों को आत्मनिर्भर और संस्कारित पोषित, मतलब उनके, हाँ, शिक्षा संस्कार सॉल्व जो भी चल रहा है, सबका मूल उद्देश्य यही है कि संस्कार सब में कॉमन है। वो हमारा एक मुख्य है कि वो कराना ही कराना है, इसके बाद बाकी चीज़ें हैं। अंतिम सवाल कि आज के आधुनिक युग में डिजिटलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, आधुनिकीकरण का जो जाल है उसमें युवा फंसता जा रहा है और संघ से जुड़ना भी चाहता है, बट क्योंकि वो जाल में फंसा हुआ है, वो उन सब चीज़ों से निकल नहीं पाता है। वो सबसे पहले मैंने आपसे प्रश्न किया भी था कि आप इसके बावजूद जब भागम भाग नौकरी की है, आप कैसे इसमें जुड़े? आप ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो भ्रम की स्थिति में?
मुझे लगता है कि जितने भी युवा हैं उनसे मैं इतना कहना चाहूँगी कि संघ के बारे में जो भी लोग कहते हैं उसको आप भ्रम की स्थिति में इसलिए, क्योंकि कुछ पॉजिटिव होता है कुछ नेगेटिव होता है। तो आप उसको मानो मत, आप खुद आओ, जुड़ो और जानो। और क्या होता है कि जिस भ्रम में आप फंसे हो वो एक क्षणिक सुख है। वो थोड़ी देर के लिए होता है कि सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे लाइक मिल गए, बहुत सारे आपको कमेंट मिल गए तो आप बड़े खुश हो गए, पर वो कितनी देर के लिए है। अच्छा, बहुत सारे लाइक आए, आप खुश हो गए, उसके बाद क्या? फिर आप कुछ और ढूंढते हो, रील को स्क्रॉल करने लगते हो, क्योंकि वो आज के टाइम पे धैर्य कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। तो जब आप कहीं जाते हो, किसी के लिए कुछ करते हो, तो आपको लगता है कि अरे वाह, मैंने ये, मतलब अच्छा लगता है, खुद को संतुष्टि होती है। तो आप पहले उस काम को करके देखो, तो उस भ्रम से तभी निकल पाओगे जब आप उस एटमॉस्फेयर में जाओगे। तो मैं खुद भी उसका उदाहरण हूँ कि मैं भी अगर संघ में नहीं होती या सेवा भारती में नहीं होती, तो मेरी जो दुनिया थी, जो मेरी लाइन थी, वो ग्लैमर्स और ये सब, बिल्कुल, हो सकता है जैसे कि कि आपने बताया फैशन डिजाइनिंग और हाँ, मास मीडिया दोनों ही। मैं कहीं ऐसी जगह फंस जाती, या मैं, मेरे को लगता अरे मैं तो ये भी बन सकती हूँ, मैं वहाँ क्यों नहीं गई, मैं फिल्म इंडस्ट्री में जा सकती हूँ, मैं मतलब फैशन शो करती। तो हो सकता है कि मेरी लाइन कुछ और होती या मैं भटक जाती। पर मैं यहाँ पे जब से आई हूँ, मुझे सबने मिलके संभाला और पोषित भी किया, एक क्योंकि परिवार मिला, परिवार मिला पूरा। क्योंकि अपनत्व से भरा। मैं कुछ गलत भी बोल रही हूँ तो मेरे को टोक देते थे, नहीं नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है। तो बड़े प्यार से समझाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको पूरी लाइफ खुश रहना है, तो मुझे लगता है कि संघ से बड़ा प्लेटफॉर्म कुछ नहीं, आपको जुड़ना ही चाहिए। एक बार जुड़ोगे, देखोगे, समझोगे तो ही जानोगे। तो इसलिए पहले आएँ, पहले जुड़ें उनसे, उनके साथ बातचीत करें, उनको समझें और कुछ सेवा का काम ज़रूर करें, क्योंकि सेवा हमारा जो मूल है वो तभी जीवित रहेगा जब आप उसको आगे बढ़ाएंगे। तो अपनी परंपराओं के लिए काम करें, उसके लिए कुछ बनाएं, बढ़िया बढ़िया अपने विचार लोगों तक पहुंचाएं। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी लोगों को। बिल्कुल सही कहा अंजू पांडे जी ने कि अगर क्षणिक सुख छोड़कर आधुनिकता की जो डोर है उसको खुद थाम कर, ना कि वो आपको अपने जाल में फंसाए, आपको भ्रम की स्थिति में रखे, आप उसकी डोर को खुद थाम कर उसको अपने तरीके से चलाकर संघ के साथ जुड़कर अपने स्वयं को जानकर अ, एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं, ऐसा अंजू जी कह रही हैं। अ, संघ जैसा मैंने देखा सीरीज में। इतना ही, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।